हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा लेक्चर नंबर है 4 और टॉपिक रहने वाला है हमारा अर्थव्यवस्था का परिचय। आज इसके अंदर हम कवर करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और कुछ मूलभूत अवधारणाओं को। तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है और इसके प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अगर टाइम रहा तो हम इस एक मूल अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है अवसर लागत का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको भी कवर करेंगे। अवसर लागत क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं हम अध्ययन किसका? सीमित संसाधनों का असीमित इच्छाओं की पूर्ति के अध्ययन को ही क्या कहते थे हम? अर्थशास्त्र। यानी कि हम इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। अब इस अध्ययन को हम किसी क्षेत्र या स्थान पर लागू करें, किसी क्षेत्र पर या स्थान पर स्टडी करें इसकी अर्थशास्त्र में जिस चीज का हम अध्ययन करते हैं, किसी क्षेत्र पर या स्थान पर अगर हम इसको लागू करेंगे तो वह क्षेत्र या स्थान क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अर्थव्यवस्था कहलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र है जहां अर्थशास्त्र का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र है जहां अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाए। तो लिखेंगे अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र अथवा स्थान है जहां अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाए। जहां अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाए। जैसे मान लो भारत का एक क्षेत्र है, भारत को क्या बोलेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी कि अर्थव्यवस्था से पहले क्षेत्र आता है, क्षेत्र का नाम भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था अकेले नहीं होगी, इससे पहले क्या होगा? क्षेत्र होगा। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में हम क्या करते हैं? अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, इसलिए क्या होते हैं वो? अर्थव्यवस्था। किसी भी और कंट्री की ले लो, देखे हमें यूएस इकोनॉमी, तो अर्थव्यवस्था क्या हुई? अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र है अथवा स्थान है जहां पर अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं हम
टाइप ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार से होती है, इसको कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अर्थव्यवस्था को टाइप ऑफ जोन में, अर्थव्यवस्था को निम्न आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। मुख्यतः 3 आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो लिखेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। पहला है, इसको किस हिसाब से वर्गीकृत करते हैं, स्वामित्व एवं नियंत्रण के आधार पर। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे करेंगे हम, पहला देखेंगे स्वामित्व और एवं नियंत्रण के आधार पर। स्वामित्व एवं नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था स्वामित्व एवं नियंत्रण के आधार पर कितने प्रकार की होती है वो डिटेल में देखेंगे। दूसरा होता है इसका वर्गीकरण अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण दूसरा होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर। तीसरा है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। विकास के आधार पर। तीन प्रकार से हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं। अब बारी बारी से देखेंगे। फर्स्टली देखते हैं हम स्वामित्व एवं नियंत्रण के आधार पर। पहले हेडिंग डालेंगे स्वामित्व एवं नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब इसको देखने से पहले समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, एक समस्या या एक प्रश्न हमेशा बनी रहती है। वह क्या है कि अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए। पहला क्वेश्चन रहता है इसमें, क्या रहता है कि क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए, कितना या कैसे उत्पादन किया जाए। कितना उत्पादन किया जाए या कैसे उत्पादन किया जाए। और किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये अर्थव्यवस्था में मूल प्रश्न रहते हैं कि क्या उत्पादन करें, मतलब किसका प्रोडक्शन हो किया जाए और कितना किया जाए। अच्छा, कितना किया जाए तो फिर किसके लिए किया जाए। तो इन्हीं प्रश्नों का आंसर स्वामित्व नियंत्रण के आधार पर है। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्वामित्व एवं नियंत्रण के आधार पर। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम स्वामित्व एवं नियंत्रण
के आधार पर। तो स्वामित्व एवं नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था हमारी तीन प्रकार की होती है। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में एक प्रश्न हमें हमेशा रहता है अर्थव्यवस्था में कि हम क्या उत्पादन करें। जो हमारा प्रश्न रहता है हमेशा वह रहता है कि क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और कितना किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। कितना उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए उत्पादन किया जाए। यह मूलभूत प्रश्न है कि क्या उत्पादन करें और कितना उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। तो स्वामित्व एवं नियंत्रण के आधार पर इन्हीं प्रश्नों से यह हमारी अर्थव्यवस्था वर्गीकृत हुई है। अब इनका आंसर देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं, माना तीन देश हैं या तीन गांव मान लो काल्पनिक। एक गांव है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। अब ए गांव में क्या है या ए कंट्री में क्या है, यहाँ लोग अपनी मर्जी से व्यापार करते हैं। क्या करते हैं लोग? अपनी मर्जी से व्यापार करते हैं। व्यापार पर लोगों का नियंत्रण है। जब लोग अपनी मर्जी से व्यापार करेंगे तो क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है, इन सब के निर्णय कौन लेगा? व्यापारी लेंगे, व्यापारी और उपभोक्ता। तो सब निर्णय कौन लेता है? व्यापारी और उपभोक्ता। जहां पर जिस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है, ये सारे निर्णय व्यापारी या उपभोक्ता, निजी व्यक्ति लेते हैं, निजी क्षेत्र लेता है, तो वो अर्थव्यवस्था कहलाती है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएगी ये? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब वहीं पर ये दूसरा कंट्री है बी। अब यहाँ क्या है, क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, इन सब के निर्णय कौन लेता है? सरकार लेती है। जब सारे निर्णय सरकार लेती है तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ उत्पादन के सारे निर्णय सरकार ले करेगी, वह अर्थव्यवस्था कहलाएगी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा है सी कंट्री। या क्या कुछ निर्णय लेती है सरकार, उत्पादन के कुछ निर्णय सरकार लेती है, प्लस कुछ निर्णय लेती है निजी क्षेत्र लेता है। निजी क्षेत्र यानी कि यहाँ दोनों तत्व मौजूद हैं, किसके? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी। तो ये कौन सी हमारी अर्थव्यवस्था हुई? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी।
मिश्रित अर्थ व्यवस्था। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब बारी बारी से देखते हैं। पहले डालते हैं हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हेडिंग डालेंगे पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था। इसको बाजार आधारित भी अर्थव्यवस्था कहते हैं, दूसरा नाम है इसका बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। अब पूंजीवाद का यहाँ अर्थ क्या है? पूंजीवाद का अर्थ ही है निजी स्वामित्व प्लस लाभ कमाने की स्वतंत्रता। पूंजीवाद का अर्थ क्या है? निजी स्वामित्व निजी स्वामित्व और क्या है? लाभ कमाने की स्वतंत्रता। तो हम कहेंगे पूंजीवाद में जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का यानी कि प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, जो भी हम उत्पादन करेंगे वस्तुओं और सेवाओं का, वो किसके लिए? निजी लाभ के लिए किया जाए, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्योंकि पूंजीवाद का अर्थ ही है निजी स्वामित्व प्लस लाभ लाभ कमाने की स्वतंत्रता। लाभ भी होना चाहिए और उस पर उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व भी होना चाहिए। तो लिखेंगे जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर जिस अर्थव्यवस्था में जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के साधनों पर उत्पादनों के साधनों पर निजी व्यक्तियों का निजी व्यक्तियों का स्वामित्व हो निजी व्यक्तियों का स्वामित्व हो तथा और क्या हो? और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, यानी कि जो भी हम उत्पादन करेंगे तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सेवाओं का उत्पादन किसके लिए होना चाहिए? सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है। निजी लाभ के लिए किया जाता है, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है। किया जाता है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पूंजीवाद में क्या है? एक तो निजी स्वामित्व होगा प्लस जो भी उत्पादन करेंगे वस्तुओं सेवाओं का, उससे हमारा क्या इंटेंशन होगी? लाभ कमाने की। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, या बाजार आधारित मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। जैसे
कौन कौन सी कंट्री हैं? यूएस इकोनॉमी, यूएस हो गया हमारा, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका हो गया, जापान, ब्रिटेन इत्यादि। अच्छा, इसके फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं इसकी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो सबसे पहले क्या होगा इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? इसमें निजी स्वामित्व होगा। इसकी विशेषता होगी कि इसमें निजी स्वामित्व होगा। इसमें निजी स्वामित्व होगा, होगा या होता है, निजी स्वामित्व होता है। और क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा लाभ कमाना। मुख्य उद्देश्य होगा यहाँ क्या? लाभ कमाना। और उत्पादन तथा बाजार की शक्तियां क्या? उत्पादन को क्या होगा? उत्पादन कौन डिसाइड करेगा? बाजार की शक्तियां निर्धारित करती हैं। उत्पादन, उत्पादन मतलब क्या उत्पादन करना, कितना करना, कैसे करना, ये कौन डिसाइड करेगा? बाजार की शक्तियां। बाजार की शक्तियां। यहाँ बाजार की शक्तियां से क्या मतलब है? बाजार में कौन कौन सी शक्तियां हैं? मांग और पूर्ति निर्धारित करती हैं। यानी कि डिमांड और सप्लाई, जिसकी डिमांड होगी उसकी सप्लाई बढ़ेगी, जिसकी डिमांड होगी उसी का उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ बाजार की शक्तियों से मतलब है डिमांड और सप्लाई से, मांग और पूर्ति से। तो उत्पादन वही होगा जिसकी मांग होगी और पूर्ति भी उसकी होगी। अच्छा, कीमत भी यहाँ कौन तय करती है? मांग और पूर्ति, बाजार की शक्तियाँ ही कीमत तय करेंगी। यानी मांग और पूर्ति क्या करेंगी? कीमत तय करेंगी यहाँ। मांग और पूर्ति कीमत तय करती हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, डिमांड और सप्लाई वाले टॉपिक पढ़े हों, तो आपको पता होगा कि किसी वस्तु की कीमत कैसे तय होती है मांग और पूर्ति के थ्रू। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे इस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, ये बेसिक है। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है? नहीं होता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कम हस्तक्षेप करती है, सरकार कम हस्तक्षेप करती है। सरकार कम हस्तक्षेप करती है। क्या होता है यहाँ? न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति होती है, जिसको बोलते हैं लेसेज फेयर। किसकी नीति होती है? लेसेज फेयर, न्यूनतम हस्तक्षेप। तो ये लेसेज फेयर क्या है, इसको भी बताऊंगे अभी। अच्छा, अब इसकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ क्या हैं? लाभ, इससे लाभ क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इनोवेशन बढ़ता है सबसे ज़्यादा। यहाँ इनोवेशन होता है, यानी कि नवाचार बढ़ता है। नवाचार बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? दो कंपनियां सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उन्हें अपना कुछ इनोवेशन करना होगा, जब भी तो सेल बढ़ेगी, तभी उनका क्या होगा? प्रॉफिट होगा, जब भी लाभ कमा पाएंगे। तो इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है?
नवाचार बढ़ता है और उत्पादन, नवाचार बढ़ता है, साथ ही इसमें उत्पादन भी बढ़ता है। उत्पादन भी बढ़ता है। अच्छा, इसमें प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता भी बढ़ती है। क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होती है। दो कंपनी हैं, सेम प्रोडक्ट है, मान लो सैमसंग है और रियलमी है, दोनों फ़ोन बना रहे हैं। अब कौन कितना ज़्यादा बेटर बनाएगा, दोनों कंपनियों में क्या होगी? प्रतिस्पर्धा होगी। उससे क्या होंगे? वो फ़ोन की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, यानी गुणवत्ता भी बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होता है? प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता भी बढ़ती है। प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता बढ़ती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। ये तो हो गया इसके प्रॉफिट। अब इसकी हानियाँ क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हानि क्या क्या हो सकती है हमें? यहाँ क्या होता है? आय में असमानता बढ़ती है। आय में असमानता बढ़ने से मतलब क्या? अमीर और अमीर हो सकता है। सिर्फ एक यही है, आय में असमानता बढ़ती है। आय में असमानता बढ़ती है। कह सकते हैं हम, अमीर और अमीर हो सकता है। अमीर और अमीर हो सकता है। तो ये फीचर्स से हमारे पूंजीवादी या बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के। अब यहाँ एक टर्म आया था, लेसेस फेयर। ये लेसेस फेयर है क्या? इसको और कवर करते हैं, देखते हैं। लेसेस फेयर मतलब हस्तक्षेप की नीति। लेसेस फेयर, इसका मतलब क्या है? हस्तक्षेप, हस्तक्षेप की नीति। तो इसके अनुसार क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में की प्रक्रिया में सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में सरकार को क्या? हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है कि तुम क्या उत्पादन कर रहे हो और उनका वितरण कैसे कर रहे हो। अच्छा, इसमें क्या करना चाहिए? यह कार्य बाजार की शक्तियों, मांग और पूर्ति द्वारा किया जाना चाहिए। कार्य किसके द्वारा किया जाना चाहिए? यह कार्य बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। बाजार की शक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। कौन सा कार्य किया जाना चाहिए? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण। अच्छा, बाजार की शक्ति कौन सी है? डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई तय करेंगे क्या उत्पादन करना है, कैसे वितरण करना है, एवरीथिंग। अब ये जो लेसेस फेयर टर्म है, ये आया कहाँ से है? लेसेस फेयर टर्म आया कहाँ से है? हमने पढ़ा था कि 1770 में एक थे एडम स्मिथ,
एडम स्मिथ, उन्होंने एक बुक लिखी थी, अगर आपको याद हो, पीछे लास्ट लेक्चर में बताया था। उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो लेजर फेयर का विचार या इस नीति का विचार एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस अपनी बुक में दिया था। तो लेजर फेयर क्या है? हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में की प्रक्रिया में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये कार्य कौन करेंगे? बाजार की शक्तियां। बाजार की शक्तियां कौन सी है? डिमांड और सप्लाई, उनको तय करना दिया चाहिए। अब दूसरा है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको केंद्रीय आधिक्य प्रणाली भी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा नाम है इसका केंद्रीय आधिक्य प्रणाली। सेंट्रल इकोनॉमी सिस्टम। अच्छा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? यहाँ सरकार की मुख्य भूमिका होती है। क्या होता है यहाँ? यहाँ होती है सरकार की मुख्य भूमिका। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की मुख्य भूमिका होती है। सरकार की मुख्य भूमिका होती है। मुख्य भूमिका कैसे होती है? कि सरकार ही डिसाइड करती है कि क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, कितना करना है। तो हम कह सकते हैं जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य राज्य मतलब सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो नोट करेंगे, जिस अर्थव्यवस्था में जिस अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर उत्पादन के साधनों पर राज्य का, राज्य मतलब सरकार, स्टेट, राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। स्वामित्व और नियंत्रण होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी है? हम कह सकते हैं सोवियत संघ को, पूर्व सोवियत संघ को। बाकी आज की प्रेजेंट टाइम में शायद ही कोई कंट्री हो जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, अभी कोई नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं पूर्व सोवियत संघ को कि यहाँ तब क्या थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। अच्छा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसकी फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं।
अच्छा बताइए यहाँ क्या होगा। यहाँ पर संसाधनों संसाधनों पर किसका स्वामित्व होगा? सरकार का। संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व, सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार ही डिसाइड करेगी सब कुछ। उद्देश्य क्या होगा इसमें? जैसे पूंजीवादी में उद्देश्य था लाभ कमाना, लेकिन यहाँ उद्देश्य लाभ नहीं होगा। उद्देश्य यहाँ लाभ नहीं, तो फिर क्या होगा उद्देश्य? यहाँ होता है जन कल्याण। प्राथमिक उद्देश्य जो होगा जन कल्याण होगा, लाभ नहीं बल्कि जन कल्याण। प्राथमिक उद्देश्य हमारा यही होगा। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब यहाँ जब लाभ उद्देश्य नहीं होगा और जन कल्याण होगा, तो यहाँ आर्थिक असमानता कम होगी, या आर्थिक असमानता कम करने का प्रयास किया जाएगा इस अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। आर्थिक असमानता कम करने का प्रयास होगा। और क्या होगा? यहाँ बाजार की शक्तियाँ यानी कि मांग और पूर्ति जैसे तत्व क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। क्योंकि जब सब कुछ सरकार ही डिसाइड करेगी कितना उत्पादन करना है, कैसे वितरण करना है, तो इनकी ज़रूरत ही नहीं होगी। मांग आधारित पूर्ति होगी नहीं, तो क्या होगा? बाजार की शक्तियों जैसे तत्व अनुपस्थित होंगे। बाजार की शक्तियाँ जैसे तत्व अनुपस्थित होंगे। और क्या होगी? यहाँ गवर्नमेंट ही तय करेगी क्या उत्पादन करना है क्या नहीं। अब देखते हैं इसके लाभ। लाभ क्या क्या होंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के लाभ? बताओ क्या क्या लाभ होंगे। सबसे पहला तो लाभ होगा यहाँ आय की असमानता कम हो जाएगी। क्या होगी? आय असमानता कम होगी। कैसे कम होगी? जब प्रॉफिट के लिए कोई काम होगा ही नहीं, सरकार ही तय करेगी कितना उत्पादन करना है, क्या करना है, किसको देना है, सबको बराबर मिलेगा, तो आय की असमानता ऑब्वियसली कम होगी, लोग रहेंगे और प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। इसमें एक और लाभ है इसका कि सामाजिक सुरक्षा अधिक होगी। सामाजिक सामाजिक सुरक्षा अधिक होगी। कैसे होगी अधिक? कि सरकार ही प्रोवाइड कराएगी लोगों को क्या देना है क्या नहीं देना है, तो लोगों को लगेगा कि सारा कुछ गवर्नमेंट ऑलरेडी देगी, तो उन्हें हमेशा सामाजिक सुरक्षा लगेगी। अब इसकी कुछ हानियां भी हैं। हानि क्या है? हानि क्या है यहाँ? कि यहाँ पे नवाचार नहीं होगा, नवाचार कम होगा। इनोवेशन, नवाचार कम क्यों होगा? कि नवाचार कंपनियां जब करेंगी प्रॉफिट के लिए, अच्छा डेवलपमेंट भी जब ही करेंगी जब उनको प्रॉफिट होगा नहीं, यानी कि लाभ उनका उद्देश्य नहीं होगा, तो वो भी इनोवेशन करना कम कर देंगी। इनोवेशन नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ प्रतिस्पर्धा भी कम होगी। प्रतिस्पर्धा, लोग कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगी नहीं, ना इनोवेशन होगा।
फिर इससे क्या होगा, यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता भी घट सकती है। उत्पादन क्षमता क्या है? उत्पादन क्षमता घट सकती है। तो ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था के फीचर्स। अब नेक्स्ट है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले ये देखते हैं कि 1929 में क्या हुआ था, अमेरिका में महामंदी आई थी। अमेरिका में महामंदी, उससे क्या हुआ था अमेरिका में, यहाँ का शेयर बाजार बिल्कुल गिर गया था। शेयर बाजार डाउन हो गया था। डाउन क्या, गिर गया था। यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी थी। 1929 की मंदी में अमेरिका में क्या हो गया था, बेरोजगारी भी बढ़ी थी। बेरोजगारी बढ़ गई थी और लोगों की आय कम हो गई थी। बेरोजगारी बढ़ी तो क्या हुआ, आय भी कम हो गई। आय कम हुई और मांग मांग बिल्कुल गिर गई थी। जब आय नहीं है तो मांग भी गिर जाएगी, डिमांड, यानी कि वस्तुओं की मांग ही गिर गई। तो ओवरऑल क्या हुआ, बाजार जो खुद अपने आप को ठीक नहीं कर पाया था। जो बाजार की शक्तियां हैं, डिमांड और सप्लाई, यानी कि मांग ही नहीं है तो सप्लाई नहीं होगी, यानी इसका मतलब क्या है कि उत्पादन ही नहीं होगा। उत्पादन ही नहीं होगा तो इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ, बाजार अपने आप को ठीक नहीं कर पाया। बाजार अपने आप को ठीक नहीं कर पाया था। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, एक अर्थशास्त्री थे जे कीन्स, जॉन मनार्ड कीन्स। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को केवल बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हम। जो कौन अर्थव्यवस्था है उसको, कीन साहब ने कहा था, जेएम कीन्स इनका नाम है, कि अर्थव्यवस्था को केवल बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अर्थव्यवस्था को केवल बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। छोड़ा जा सकता, करना क्या होगा इसमें। तो उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। किसको करना चाहिए हस्तक्षेप, सरकार को। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। कैसा हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को कैसा हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को क्या करना होगा, मांग बढ़ानी होगी। तो मांग बढ़ाने के लिए सरकार को खर्च करना चाहिए। मांग बढ़ाने के लिए सरकार को खर्च करना चाहिए। अब क्या खर्च करे सरकार, सरकार क्या खर्च करे, जैसे सरकार को
पुल बनवाने चाहिए, सड़कें बनवाए सरकार, स्कूल अस्पताल बनवाए, रोजगार दे लोगों को, ताकि क्या हो, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा आए। तो सरकार कैसे खर्च करेगी? सड़कें बनवाए, सड़कें बनवाए, स्कूल बनवाए, पुल बनवाए, अस्पताल बनवाए, यानी कि हॉस्पिटल भी बनवाए। अच्छा, इस सब से क्या होगा? ये बनेंगे तो क्या होगा? लोगों को मिलेगा रोजगार, रोजगार मिलेगा, उससे क्या होगा? लोगों की आय बढ़ेगी, आय आय बढ़ेगी। आय बढ़ने से क्या होगा? मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। आप ही हो, आपके हाथ में पैसा होगा तो वस्तुओं को खरीदोगे, यानी कि वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। उससे क्या होगा? मार्केट में मांग भी बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से क्या होगा? अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। तो यहीं से क्या हुआ? यहीं से मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, कह सकते हैं हम। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था कॉन्सेप्ट आया, यहीं से आया, यहीं से मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, अब ये देखेंगे। हमने जाना कि इसकी शुरुआत क्यों हुई और कहाँ से हुई, टॉपिक को लिंक करके पढ़ रहे हैं जिससे कि अच्छे से क्लियर हो। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? वह अर्थव्यवस्था जहाँ पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के तत्व सम्मिलित हों, या कह सकते हैं हम, जिस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर आर्थिक गतिविधियां संचालित करते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नोट करेंगे। जिस अर्थव्यवस्था में जिस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर और सरकारी क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट, सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर क्या करते हैं? आर्थिक गतिविधियां संचालित करते हैं। आर्थिक गतिविधियां संचालित करते हैं। ये कह सकते हैं कि उत्पादन, क्या उत्पादन करना है, क्या नहीं करना है, किस, ये दोनों मिलकर लेते हैं। इसका डिसीजन कौन लेता है? निर्णय निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र करते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे बताओ, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? हमारा देश भारत, इंडिया। भारत में कौन कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, दोनों ही हैं। यानी कि हमारे देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के तत्व मौजूद हैं। यहाँ कल्याणकारी योजनाएं भी चलती हैं और
पूंजीवादी भी। अब देखेंगे इसके फीचर्स क्या हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की फीचर्स यानी कि विशेषताएं। क्या विशेषताएं इसकी बताओ। फर्स्टली क्या होगा, यहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, यानी कि दोनों है, कह सकते हैं हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। दूसरा क्या है, सरकार किसकी भूमिका निभाएगी है, सरकार एक नियामक की, रेगुलेटर की भूमिका निभाती है, सरकार की नियामक के रूप में भूमिका होती है। सरकार की नियामक के रूप में भूमिका होती है। इसका क्या मतलब है, नियामक के रूप में। मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, वो कुछ उत्पादन कर रही है, तो सरकार उस पर नज़र रखेगी। जैसे फूड कोई कंपनी है, फूड की, तो वहाँ क्या सरकार की एक संस्था है, फसाई, वो क्या करती है, उसकी टेस्टिंग वगैरह सारा कुछ नियामक गवर्नमेंट करती है, उस पर सरकार की नज़र रहती है। यानी कि सरकार किसकी भूमिका निभाती है मिक्स्ड इकोनॉमी में, एक नियामक की। फिर क्या है यहाँ, यहाँ इसका उद्देश्य क्या होगा, यहाँ पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, अर्थव्यवस्था के तत्व हैं। तो पूंजीवादी में उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, और समाजवादी में क्या था, लोक कल्याण। तो यहाँ लाभ और लोक कल्याण दोनों उद्देश्य होंगे। क्या क्या होंगे यहाँ, लाभ और लोक कल्याण। लोक कल्याण दोनों ही उद्देश्य होंगे। ये हो गए इसके फीचर्स। और इसके लाभ क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ। यहाँ पर आर्थिक विकास भी होता है, साथ साथ सामाजिक न्याय भी होता है। क्या, आर्थिक विकास भी होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, सामाजिक न्याय भी। और क्या है इधर, यहाँ प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का क्या होता है, संतुलन होता है मिलते। ऐसा नहीं है पूंजी में प्राइवेट सेक्टर ही हावी है, या समाजवादी में प्राइवेट सेक्टर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ दोनों का संतुलन होता है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का संतुलन मिलेगा। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का संतुलन। अच्छा, हानि, हानि क्या है, उसकी हानि भी देख लेते हैं। हानि कुछ नहीं है, हानि क्या है, बस सिर्फ कभी कभार सरकार, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट में टकराव की स्थिति आ जाती है, यानी सरकारी और निजी क्षेत्र में क्या होता है, टकराव की स्थिति होती है कभी कभी, कह सकते हैं इसको कभी कभी, सरकारी और निजी क्षेत्र में टकराव। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्वामित्व एवं नियंत्रण के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखा। हमने कवर कर लिया पूंजीवादी और समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने आगे के वर्गीकरणों को कवर करेंगे, जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर और विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था है, और जो भी नेक्स्ट टॉपिक होंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।